हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बेसिक्स पढ़ा, बिल्कुल रिफ्लेक्शन का क्या बिल्कुल बेसिक है, किस तरह से होता है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, उसके बाद आपको ये लेक्चर और भी इजी लगेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल इजी वे में समझाया जाए। ठीक है, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे जो भी क्वेरीज हैं उन्हें सॉल्व करने की। अगर लगता है कोई सेपरेट लेक्चर बनाना है तो वो भी हम आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे, ताकि जिसमें आपके जो अच्छे अच्छे डाउट होंगे वो हम ले लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सॉरी रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट obeys two laws which were given by Dutch scientist Wilbord Snell. So they are known as Snell's law after his name. तो बेसिकली जो हमने ये दो लॉ लिखे हैं इनको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स, ठीक है दोस्तों, ये डच साइंटिस्ट ने दिए थे जिनका नाम था विलेब्रॉड स्नेल। ठीक है, तो कई बार आपसे केवल स्नेल्स लॉ पूछेगा, तो ये आपके स्नेल्स लॉ। अब देखिए, हम ऐसे नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब ये मेरा एक मीडियम होगी, ठीक है, और यहाँ पे हम नॉर्मल डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे होगा। ठीक है, इसको हम, ये एंगल आई हो जाएगा। ठीक है, इसको इंसिडेंट रे को कैपिटल आई से हमने लिख दिया। इसके बाद एक रिफ्लेक्टेड रे होगा, तो पहले तो हम यही इसको देख लेते हैं, ये कहाँ जाने वाला था। ठीक है, अब ये यहाँ पर चला। ठीक है, ये जो एंगल है इसको आर बोलेंगे। थोड़ा सा और क्लियर कर लेता हूँ, रुकिए, थोड़ा सा। ओके, ये एंगल आर हो गया। ठीक है, और ठीक है, और ये जो एंगल है ये डेल्टा। क्लियर है? थोड़ा अलग कलर से दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिलेगी, है ना। ओके, ये आपका एंगल डेल्टा डेल्टा हो जाए। ठीक, ये आपने समझा। ये अब अगर आप बताओ ये किस मीडियम में है, कौन सा रेयर है कौन सा डेंसर है। तो दोस्तों, ये रेयर है और ये डेंसर है, क्योंकि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रहा है। जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, आप देख सकते हैं किस किस तरह से वो चीज़ें होती हैं। तो पहला लॉ क्या कहता है? लॉ पहला कहता है जो भी इंसिडेंट रे होगी मीन्स आई, ये जो मेरी रे थी ये इसको आर बोल दिया मैंने। ठीक है, तो जो मेरी इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है, नॉर्मल को मैंने कहा एन, ये मेरा नॉर्मल हो गया एन। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो मेरा हो गया ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तो देखा जाए तो एक ही प्लेन में ये सब लाई कर रहे हैं। ये तो पहला लॉ। तो दोस्तों, अगर आपको स्टेटमेंट याद भी नहीं रहा और आपने समझ लिया, तो आप आराम से स्टेटमेंट एग्जाम में लिख पाएंगे। क्या स्टेटमेंट बनेगा? स्टेटमेंट है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, एंड इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। बस सिंपल से आपने समझा है, तो आप आराम से इस चीज को लिख देंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, किसका रेशियो? दूसरा, टू टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो साइन एंगल है रिफ्रैक्शन का इज अ कांस्टेंट फॉर पेयर ऑफ गिवन मीडिया, यानी ये आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट होगा एक एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए। ठीक है, द कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी जो कांस्टेंट है इसी को हम बाद में बोलेंगे
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, of the second medium with respect to the first medium. It is generally represented by the Greek letter mu. तो ये जो मैंने लिखा है ये ग्रीक लेटर म्यू है। दोस्तों इसमें कन्वेंशन कैसे लिखेंगे? कन्वेंशन ऐसे लिखते हैं, ये म्यू हो गया आपका, यहाँ पे कहाँ से लाइट आ रही है और कहाँ जा रही है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब किसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। क्लियर? आपको बात समझ आ गई है? ठीक है, अगर ये समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सेकंड मीडियम with respect to first medium is defined as the ratio of the sine of the angle of incidence in a first medium to the sine of the angle of the refraction in the second medium। सेम चीज स्नेल्स लॉ जो हमने पढ़ा था वही है, वही उसकी डेफिनेशन में हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा उसको क्या कह रहा है एक बार और समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। दोस्तों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी के रेस्पेक्ट में हम निकालेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा हम किसी के रेफरेंस में निकालेंगे, ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा सा इसको, अभी हमने समझा भी है और दोबारा से थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। ये कह रहा है, ये आपका, ठीक है, आप ये आपका इंसिडेंट लाइट आया था और ये आपका रिफ्लेक्टेड आर चला गया, ये आई आपका आया, ये स्मॉल आई, सॉरी स्मॉल आई हो गया आपका और ये स्मॉल आर हो गया आपका। वो ये क्या कह रहा है दोबारा से पढ़िए आप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हमने बोला सेकंड मीडियम, इसको बोला मैंने फर्स्ट मीडियम, क्लियर। तो वो कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium is defined as what? Defined the ratio of the angle of incidence in first medium यानी sin I upon to the sin angle of the refraction in the second medium sin R। समझ आया दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए अभी आपको हम बता रहे हैं, आने वाले न्यूमेरिकल्स और चीज़ों में ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से इस्तेमाल होंगी। तो अगर अभी आपने अच्छे से समझ लिया है तो ये आपको आसानी होने वाली है वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको आसानी होने वाली है आप वहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं, ओके। उससे पहले हम ठीक है, यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट हम आगे देखने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं इफेक्ट ऑन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं क्योंकि ये समझना थोड़ा ज़रूरी भी है, अगर नहीं समझेंगे तो फिर आगे कुछ चीज़ें नहीं समझ आएंगी, ठीक है। तो क्या टॉपिक है हमारा? टॉपिक है इफेक्ट ऑन स्पीड को कहा v से, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी को हम यहाँ पर f से लिख देते हैं, f से डिनोट करते हैं जनरली, एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ को लिखते हैं लैम्डा से। ये साइन दोस्तों लैम्डा का है, किसकी वजह से? ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा सा दोस्तों राइटिंग गंदी है बट मैं बोल इसी ले रहा हूँ साथ साथ ताकि आप समझ सकें, थोड़ा सा आप बेयर कीजिएगा इस चीज़ को,
ठीक है, कुछ पॉइंट्स हम लिख लेंगे इससे। व्हेन अ रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम a rare to denser medium, the speed of light decrease, while if it reflected from denser to rare medium, the speed of light increases. तो दोस्तों ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में इस पे बहुत डिटेल में आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था अगर रेयर से डेंसर है तो जो हमारा स्पीड होगी, जो स्पीड होगी वो मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर डेंसर टू रेयर जा रहा है तो मैं जो मेरी स्पीड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ लाइट डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट, सो इट डज नॉट चेंज ऑन द रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी जो आपकी है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है एफ, वो नेवर चेंजेस, नेवर चेंजेस ड्यू टू मीडियम चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपको याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में ना पूछा जाए, बट ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होनी है मीडियम चेंज होने की वजह से, ठीक है, वो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जो एक बार वो डिपेंड करती है सोर्स ऑफ लाइट पे, एक बार जिस सोर्स से लाइट निकली जो उसकी फ्रीक्वेंसी रही वही हमेशा रहेगी। क्लियर है? ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हम डिस्कशन करें, थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं। वो कह रहा है द स्पीड ऑफ लाइट v in a medium is related to its wavelength lambda in that medium and the frequency fs, ठीक है। तो क्या है रिलेशन, क्या है, जो वेलोसिटी है वो f इंटू लेमडा होती है। तो अगर मैं लेमडा की बात करूं तो ये हमारा हो जाएगा v बाई एफ। अब एक चीज आप समझो, f मेरा चेंज नहीं होना है, इसमें क्या है, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। तो अब हमें क्या समझ आना, समझ में आया जैसा वेलोसिटी के साथ होगा वही लेमडा के साथ होना है। तो हमने क्या पढ़ा था, जब रेयर से डेंसर जा रहा था तो मेरी जो v थी वो कम हो रही थी, तो फिर लेमडा भी मेरा कम हो जाएगा। ये बात समझ आई? जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो उसका वेवलेंथ भी कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो चेंज होना ही नहीं। तो यहीं से हमने रिलेशन निकाल लिया है, यहीं से मैंने रिलेशन निकाल लिया है, ठीक है। अब यही उल्टा कर लेते हैं, अगर डेंसर टू रेयर जा रहा है तब क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो लैम्डा भी बढ़ेगा, ठीक है। वेवलेंथ बढ़ी, क्यों बढ़ी? क्योंकि लाइट की स्पीड बढ़ गई। तो दोस्तों ये बेसिक्स हैं, अगर आपने क्लियर हैं आपके तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है समझने में, ठीक है, क्लियर, ओके। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं इसमें, ठीक। अच्छा एक चीज मैं दोस्तों आपको बताना, थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल गया, ध्यान नहीं रहा। यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका कोई यूनिट नहीं होता, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता है वो हम आगे समझेंगे भी, ठीक है। अगर हम पीछे से स्नेल्स लॉ से देखें तो आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है तो इसलिए नहीं। जब भी हम सिमिलर क्वांटिटीज का कोई रेशियो लेंगे तो उसका कुछ कुछ भी उसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि जो यूनिट उसका है वही यूनिट उसका हो गया, तो यूनिट से कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन हो जाएगा, तो जो आएगा एक प्योर नंबर आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन अ डिफरेंट मीडिया, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ अ लाइट। थोड़ा सा हम ये देखेंगे, उसके बाद चीज़ें और बेहतर होंगी। तो हमें क्या पता है दोस्तों, अब तक हमने जो पढ़ा उसमें हमें क्या चीज़ें पता हैं। हमें ये पता है जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में मैक्सिमम है, यानी अगर मैक्सिमम स्पीड की बात करूं जिसको मैं एयर कह देता हूं या मैं वैक्यूम कह देता हूं, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मैक्सिमम स्पीड हो सकती है किसकी,
सी से हम डिनोट करते हैं, इसलिए मैंने सी लिखा है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ये मैक्सिमम स्पीड लाइट की हो सकती है, लाइट इससे फास्ट नहीं जा सकती, ये मैक्सिमम स्पीड है। जो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो लगभग लगभग एयर में सेम होती है, वैक्यूम के बराबर, तो इसीलिए हम उसको मान लेते हैं कि वो भी उतनी ही है, और इसको हम डिनोट करेंगे सिंबल सी से। अगर और कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम की हम बात करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा लेस देन होगी एयर से, क्योंकि मैक्सिमम इतना है, अब जो भी होगा वो कम ही होगा इससे। ठीक है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का, वो जनरली हम डिफाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर, और उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और उसको हम म्यू लेटर से लिख देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं म्यू 2/1 कर देते हैं। तो अगर मेरा मीडियम वन, जो हमारा मेरा मीडियम वन होगा, अगर वो मैं एयर ले लूं, यानी मैं एयर के रेस्पेक्ट में कर लूं, तो वो केवल उसी का रह जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम वी। ठीक है, इन दैट मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी ट्रांसमिटेंट मीडियम का एक से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ऊपर मैंने रखा है ज्यादा वैल्यू, हमेशा मैं डिवाइड करूंगा कम वैल्यू से। ऐसा समझो कि अगर ये 3 है, ये बाई 2 होगा, मीन्स 3 × 10⁻18 एयर में होता है, 2 × 10⁻18 ग्लास में होता है, तो ये 1.5 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 से स्पीड अब कम ही होनी है, जब कम नंबर से हम ज़्यादा नंबर को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1 से बड़ा आएगा। यानी जितनी भी चीज़ों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो सबका 1 से ज़्यादा ही आएगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, ये 1 से कभी कम नहीं हो सकता, ये आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। तो जो म्यू होगा या तो इक्वल या 1, ठीक 1, ये हमेशा होगा, हमेशा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू इसकी अगर बात करें तो ये 1 होगी, इसको मिनिमम वैल्यू बोलेंगे, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। बट अगर कोई कहे म्यू लेस देन 1 तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये याद कर लीजिए। अब कुछ एग्जाम्पल हम देख लेंगे इसके, है ना। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इतना। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 1। ठीक, मैं एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ मैं कह रहा हूँ जो एयर की स्पीड है वो 3 × 10⁸ है, भी यही लेना क्या है। ठीक है, और जो ग्लास की है इसको वी से बोलेंगे, क्योंकि ये वी हो गया। इसको लिख भी देता हूँ वी ग्लास। ये कितना है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब क्या आएगा? म्यू, यहाँ लिखेंगे पहला मीडियम एयर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे ग्लास। क्लियर है, ये बात समझ आ गई? अब ये ऊपर क्या लिखेंगे हम? हमेशा 3 × 10⁸ सी, क्योंकि होता है सी बाई वी, ये होता है सी बाई वी। ठीक है, ये है 2 × 10⁸, तो ये आ जाएगा 1, सॉरी ये सी और ये वी, सी बाई वी। ठीक है, ये आ जाएगा 1.5, वो हमने ऊपर बताया भी था आपको, इसी तरह से आएगा। क्लियर, समझ आया? ठीक है, क्लियर है। अगर अब आप समझे, ये तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अगर सिंपल ऐसा लिखा होता म्यू ग्लास और दिया होता 1.5, आपको ऐसे ही देगा, इसका मतलब ये है कि ये एयर के रेस्पेक्ट में है। तो आप या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ठीक है। लेकिन जब आप सपोज करो आपका मीडियम वाटर, यहाँ वाटर हो गया, यहाँ ग्लास हो गया, तब आप ऐसा नहीं लिखेंगे, तब आप वाटर म्यू ग्लास ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और देख लेते हैं, इसी तरह से वाटर का है। अगर हम वाटर का देखें, एग्जाम्पल 2 की हम बात करें,
तो सी मेरा कितना हो गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी वी यानी किसका, वी किसकी बात कर रहा हूँ, वाटर की बात कर रहा हूँ। वाटर में क्या है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मेरा म्यू निकालना है। म्यू किसका निकालना है, एयर के रेस्पेक्ट में किसका निकालना है, वाटर का निकालना है। ठीक है, तो यानी ये सेकंड मीडियम है और ये, ठीक है। तो इसमें कैसे निकलेगा 3 × 10⁸ अपॉन 2.25 × 10⁸। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4/3। 4/3 कितना होता है 1.33, तो इसका आ जाएगा 1.33। ठीक है, क्लियर है, ओके। ठीक है दोस्तों, अब एक छोटा सा हम क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, आपने उम्मीद है ये नोट कर लिया हो। ठीक है, एक क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, अभी करके देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है ताकि आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उससे। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने कहा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है डायमंड का। ठीक है, इसका है 2.41। ठीक है, तो मुझे वेलोसिटी निकालनी है डायमंड की। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सोचिए किस तरह से निकालेंगे। सिंपल है, कैसे निकालेंगे, निकालेंगे म्यू डायमंड जो मेरा है किसके रेस्पेक्ट में होगा, एयर के रेस्पेक्ट में होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर एयर नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो एयर के रेस्पेक्ट में है। तो क्या आएगा C/V। सी कितना गिवन है, सी मेरा 3 × 10⁸ गिवन है। और यहाँ V मुझे निकालना है, ये किसके बराबर दिया है 2.41 के बराबर। तो यहाँ से मैं V निकालूंगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.41। ओके, सिंपल। ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1.245 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपल, क्लियर है। वैसे से अगर सिग्निफिकेंस के हिसाब से देखें तो क्या कहना चाह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2.41 टाइम है, इसका मतलब जो लाइट है वो एयर में 2.41 टाइम फास्टर है डायमंड से। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, C = 2.41V। ये V किसका है, डायमंड का है। तो जो डायमंड की स्पीड है उससे 2.41 टाइम्स एयर में स्पीड है लाइट की। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ओके, ये आपको समझ में। यानी अगर हम यहाँ से कंक्लूड कर लें, कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा होगा उतनी वेलोसिटी कम, उतनी वेलोसिटी उस मीडियम में कम होगी, उतनी वेलोसिटी कम। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। ये आगे चीज़ें काम आएगी आपको, आसानी से कई चीज़ें हम कराएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा देखते हैं, अगर मीडियम मीडियम खेलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हम बात कर रहे हैं एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की बात कर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, इस तरह से इस फॉर्मूले से हमारा निकलेगा। वही चीज हमने किया, यहाँ पे पहले एयर था, पहले यहाँ पे एयर के केस में था, एयर के केस में सी था। ठीक है, और दूसरे मीडियम का हमने वी माना था, तो पहले ये आ रहा था C/V। क्लियर है, अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा V1/V2। ठीक है, क्लियर है, V1/V2। यानी फर्स्ट मीडियम में आपका वेलोसिटी डिवाइडेड बाय सेकंड मीडियम में आपका वेलोसिटी, इस तरह से आपका आ जाए। अब देखो दोस्तों, इसको हम थोड़ा सा और एलोबरेट कर लेते हैं। अब आप समझिए, मैंने कहा 1
म्यू टू, यानी अभी आपने समझ लिया v1/v2 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, v1/v2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है c से और डिवाइड कर दिया है c से। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? सिमिलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो वो 1 हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे अभी आपको बताते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा लिखूंगा v1/c मल्टीप्लाई बाय c/v2, ये समझ आ गया। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर कैसे लिख दूंगा, c/v2, ये समझ आ गया है। ठीक है, ओके। अब इसे देखिए, ये क्या है, इसको, ये है v1/c, तो अगर मैं इसको लिखूं 1/c/v1, तो ये v ऊपर चला जाएगा, c यहाँ पे रह जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगर कोई नंबर, इसको मैंने x मान लिया है, आप समझिए ये नंबर x है, तो अगर x को मैं 1/x लिखूं, तो ये 1/x ऐसे नहीं होगा, अब x को ही मुझे 1 में लिखना है, तो 1/1/x लिख दूंगा मैं। आप समझे? उस तरह से हमने ये बनाया है। तो जब ये होगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ रह जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा क्या आ गया है, c/v2 अपॉन c/v1। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये हम क्या कह रहे थे, म्यू कह रहे थे। ठीक है, ये मीडियम 2 था, ये मीडियम 1 का था, तो ये मेरा हो गया म्यू 2 और ये म्यू 1। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है, ये एब्सोल्यूट है, मतलब एयर के रेस्पेक्ट में है, ये एयर के रेस्पेक्ट में है। तो अगर हम किसी मीडियम का निकालना चाह रहे हैं किसी और के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, उनका इंडिविजुअल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम रेशियो ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान सावधानी रखनी है। जब 1 इस तरह से आप लिखेंगे तो ये v1/v2 होगा, और म्यू के केस में ये उल्टा हो जाएगा, म्यू2/म्यू1 हो जाएगा, सॉरी, म्यू2/म्यू1 हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया है तो हम एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, ताकि हमारे ये कॉन्सेप्ट भी हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, ये कॉन्सेप्ट भी हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, अब देखिए क्या क्या फॉर्मूला हमारा बना, 1 म्यू 2 इक्वल टू v1/v2, या तो मेरा ये दिया हो या फिर म्यू2/म्यू1 दिया हो। दोस्तों ये आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको बड़ा काम आने वाला है। ठीक है, अब जैसे क्या है, क्योंकि एयर के रेस्पेक्ट में मुझे चीजें निकालना आसान है, लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालना मुश्किल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। चलिए एग्जांपल 1 ले लेते हैं। 1 में क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं मुझे म्यू निकालना है, किसका निकालना है, मुझे ग्लास का निकालना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, वाटर के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा करूँगा, मुझे क्या पता है कि जो आपके वाटर है, वाटर में वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ग्लास में वेलोसिटी, ग्लास में वेलोसिटी। ठीक है, ये मुझे निकालना है। या फिर या तो मुझे ये पता हो, अगर मुझे पता है तो ठीक है, जैसे मुझे पता है 2.25 इंटू 10⁻18, 2 इंटू 10⁻8, सॉरी 8, है ना, ग्लास में 2 है और वाटर में 2.25 है, तो यहाँ से मैं निकाल लूँगा, यहाँ से मेरा आ जाएगा 1.125। या तो ये तरीका है, या फिर मैं कैसे निकालता, मैं क्या करता, मैं लिखता म्यू ग्लास, यानी जो यहाँ दिया है इसी को ऊपर लिख दो, म्यू ग्लास अपॉन म्यू वाटर। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये कंफ्यूजिंग भी हो जाता है कई बार। ठीक है, तो अब मुझे पता है, जब मैंने पहले कभी निकाला था, या तो गिवन भी होता है कई बार, तो इसका होता है 3/2 1.5, और इसका होता है 4/3 यानी 1.33। तो इनका रेशियो जब मैं बनाऊंगा, तो रेशियो कैसे कैसे करेंगे आप, अब देखिए, इसको लिखिए 3/2
और ये उल्टा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4, तो ये आ जाएगा आपका 9/8। 9/8 जब आप सॉल्व करेंगे आएगा 1.125। ठीक है, ये आपको समझ आया। तो दोनों तरीके से, अगर कई बार क्वेश्चन में वेलोसिटी भी दिया होगा, या तो वेलोसिटी दिया होगा या फिर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए होंगे, तो आप इस तरह से करके निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। इसका उल्टा भी कर सकते थे हम। उल्टा कैसे कर लेते, अगर अगर ये कहता, अब ये भी कह सकता था, ये कहता है कि म्यू वाटर निकालो ग्लास के रेस्पेक्ट में, अब क्या होता, अब जस्ट रिवर्स हो जाएगा इसी का, तो हम उल्टा लिख देंगे, वी ग्लास अपॉन वी वाटर इक्वल टू म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास। ठीक है, अभी ये हमने निकाला था, ये क्या आया था, 9/8 आया था, यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ 8/9 आ जाएगा, ये 0.89, क्योंकि देखिए आपने उल्टा कर दिया ना, रिवर्स कर दिया, रेशियो इन्वर्स कर दिया, तो आपका रेशियो भी इन्वर्स हो जाएगा। सिंपल है, क्लियर है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। सो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का दूसरे मीडियम का सेम है, तो स्पीड ऑफ लाइट भी सेम होगी दोनों मीडियम में। सो जो आपका कोई चेंज नहीं होगा किसी भी तरह का लाइट में, ना तो पाथ में चेंज होगा ना एंगल में चेंज होगा। ठीक है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। समझ आया होगा उम्मीद आपको ये। तो मैंने कोशिश की है आपको ये अच्छे से समझाने की। तो आज का लेक्चर ये वाला यहीं पे रेस्ट करते हैं, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। आप कुछ क्वेश्चन लगा सकते हैं, आप इन्हीं को प्रैक्टिस कर सकते हैं जो मैंने आपको समझाया है, और फिर अगले लेक्चर में हम इससे आगे का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि लेक्चर फिर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहीं पे आज इसको स्टॉप कर रहे हैं। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, आप अपनी क्वेरी हमें भेजते रहिए, आप वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें, वो लोग भी समझ सकें सब्जेक्ट को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।